ओम। आर्यों का आदि देश 11वां भाग। दुर्भाग्यवश प्रकारांतर से प्राचीन भारत के इतिहास को निमित्त बनाकर वेद और वैदिक काल के आर्यों का जो चित्र वर्तमान और भावी पीढ़ियों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे पढ़ सुनकर किसी के हृदय में अपने अतीत के प्रति गौरव की भावना नहीं रह सकती। अभी भी हमारी शिक्षण संस्थाओं में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, वह सब मेड इन इंग्लैंड है। इस संदर्भ में हम भारत के महान वैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के उस भाषण के कुछ अंश उद्धृत करना आवश्यक समझते हैं, जो उन्होंने सन 1969 में दिल्ली में संपन्न इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के समापन समारोह के अवसर पर दिया था। उन्होंने कहा था, I regret that the center of gravity of India's intellectual life was outside India. We are influenced largely by what happens outside. Indian universities have been implanted from outside and had not yet taken roots in the country's soil. Indian thought, enshrined in ancient Sanskrit books, did not find a place in the country's university education. The country should rediscover its ancient heritage. The Tribune, dated 18th January 1969। अर्थात खेद है कि आज भी देश के बौद्धिक जीवन के आकर्षण का केंद्र भारत से बाहर है। जो कुछ बाहर होता है, प्रायः हम उसी से प्रभावित होते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय बाहर से लाकर रोपे गए हैं और उनकी जड़ें अभी तक देश की धरती में नहीं जमी है। संस्कृत के हमारे प्राचीन ग्रंथों में सुरक्षित विचारधारा को देश की विश्वविद्यालयी शिक्षा में स्थान नहीं मिला है। देश को अपनी प्राचीन धरोहर को खोजना चाहिए। परंतु डॉक्टर कोठारी जैसे मनीषी की चेतावनी के बावजूद देश में जो कुछ हो रहा है, उसका पता 15 फरवरी 1979 को दिल्ली में संपन्न इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चरल सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर दिए गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लल्लन जी गोपाल के निम्न वक्तव्य से लगता है। Before the Communist Party formed its government in China, it carried on for 20 years a systematic campaign of producing books interpreting every aspect of Chinese life in Marxist terms. The aim behind it was to prepare the minds of the people to accept the correctness of various phases of man's history as described by Marx. A similar attempt is being made by historians here. Dr. D. N. Jha, who is Joint Secretary of Indian History Congress, and his colleagues in Delhi University did not hide their Marxist learnings and said that they would live to interpret historical events in Marxist terms. Indian Express, February 14 and 15, 1979। अर्थात चीन में साम्यवादी दल की सरकार बनने से पूर्व निरंतर 20 वर्ष तक योजनाबद्ध रूप में इस प्रकार की पुस्तकें तैयार की जाती रही, जिनमें चीनी जीवन पद्धति की व्याख्या मार्क्स के अनुसार की गई थी। इसका उद्देश्य वहां की जनता के मस्तिष्क को इस बात के लिए तैयार करना था कि वह समय आने पर मानव इतिहास की साम्यवादी व्याख्या को स्वीकार कर ले। भारत में भी इतिहास के विद्वान इसी प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर डी एन झा, जो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के संयुक्त सचिव हैं, और उनके साथी अपने साम्यवादी दृष्टिकोण को छिपाते नहीं हैं
और स्पष्ट कहते हैं कि वे ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या मार्क्स की मान्यताओं के अनुसार करने में संलग्न रहेंगे। भाव यह है कि भारत के इतिहास को अब साम्यवादी रंग दिया जा रहा है। दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा देश के इतिहास को विकृत किया जा रहा है। राज्यों के सहयोग से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में पाठ्यक्रमों से अवांछनीय पुस्तकें निकालने की योजना पर काम चल रहा है। अब राष्ट्रीय परिषद ने इतिहास लेखन के लिए जो हिदायतें दी है, यदि उनका पालन किया गया तो स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला इतिहास न केवल निरर्थक हो जाएगा, बल्कि सत्य शोध की दिशा में इतिहास की भूमिका ही संदेह के घेरे में आ जाएगी। उदाहरणार्थ, गुप्त शासन काल के भारतीय इतिहास को स्वर्ण काल या औरंगजेब को इस्लाम का ध्वजधारी नहीं कहा जा सकेगा। मुस्लिम शासकों को विदेशी नहीं कहा जा सकेगा। इसी प्रकार किसी कालखंड को स्वर्ण युग या अंधकार युग कहना अमान्य होगा। यदि नए निर्देशों पर अमल होता है तो महाराष्ट्र की पाठ्यपुस्तकों में शिवाजी को विशेष गरिमा प्रदान नहीं की जा सकेगी। नवभारत टाइम्स, दिल्ली, 25 जनवरी 1982। पहले मुसलमानों ने हमारे इतिहास को नष्ट किया, फिर अंग्रेजों ने उसे विकृत किया और अब एक ओर साम्यवादी तो दूसरी ओर भारत सरकार मनमाने ढंग से उसकी कतरब्योंत में लगे हैं। इतिहास तो उसे कहते हैं जिसमें तथ्यों को यथातथ्य रूप में प्रस्तुत किया जाए। इति ह आस। किसी कारण सत्य को तोड़ना मरोड़ना बौद्धिक आत्मघात होगा। कालांतर में यह समझना भी कठिन हो जाएगा कि कल का भारत क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा।